Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेपर और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन की। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन क्या है? एक स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या है, आपको बैंक से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं, बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसी सर्विसेज से रिलेटेड आपको कोई भी कंप्लेन है तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का सहारा ले सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ फॉरम। क्या है? एक फॉरम है फॉर बैंक कस्टमर, हम और आप जैसे लोगों के लिए है, ठीक है, फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सर्टेन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक्स। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि जितनी भी सर्विसेज, जो सर्टेन सर्विसेज हैं जो बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो बीओ को मैंने यहाँ लिखा, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को एज अ बीओ यहाँ पे शो किया है, लिखा है। सो बीओ स्कीम इज इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बिल्कुल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसका जो सेक्शन है 35A में आरबीआई द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल्कुल, और इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से रिलेटेड पॉइंट्स। तो बैंकिंग जो ऑम्बुड्समैन जो स्कीम है जो आज हमारे पास है, जो वो ये फॉरम है, ये 2006 है, उसके अंतर्गत हम लोग ये काम करें। सो प्रेजेंटली द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006 इज इन ऑपरेशन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन बेसिकली कौन लोग होते हैं, इसमें हम देखते हैं। तो इट इज़ अ सीनियर ऑफिशियल। क्या है? सीनियर ऑफिशियल है जो कि आरबीआई अपॉइंट करता है। फाइन, तो अभी हम देखें कि कितने हाउ मेनी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन आर वर्किंग राइट नाउ। तो अभी हमारे पास जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन हैं वो हैं 20। तो 20 बैंकिंग ऑम्बुड्समैन आर वर्किंग इन इंडिया विद देयर ऑफिसेज लोकेटेड इन स्टेट कैपिटल। तो बिल्कुल जो मेजरली जो स्टेट कैपिटल्स हैं उनमें बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जो कार्यालय हैं वो स्थित है, वहाँ पे बैंकिंग ऑम्बुड्समैन काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से रिलेटेड। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से बैंक से, अगर मुझे मेरा पर्टिकुलर कोई अकाउंट है किसी बैंक में और मुझे कोई प्रॉब्लम है बैंकिंग सर्विसेज में, तो क्या वो बैंक उसमें इंक्लूड है? तो देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक इस स्कीम के अंतर्गत या इस स्कीम में कवर किए गए हैं। सो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब इंक्लूड किए गए हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल आप देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैटेगरी। उसके बाद जो फॉरेन सेक्टर बैंक हैं वो भी किसका पार्ट है? आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंडर ये आते हैं। अब जितने भी आरआरबीज होते हैं, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, वो भी क्या है आपके इस स्कीम के अंदर कवर किए गए हैं। उसके बाद जो प्राइमरी कोऑपरेटिव आती है, सोसाइटीज आती है जो कि शेड्यूल्ड है, वो भी इस स्कीम के अंदर कवर की गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ पॉइंट्स बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से रिलेटेड। अब माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं और तब हम बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? तो यानी कंप्लेन रिलेटेड टू फॉलोइंग डेफिशिएंसी इन बैंकिंग सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज होती है, लेकिन जो मेंशन की गई हैं पर्टिकुलर उन सर्विसेज में से मैंने कुछ ही सर्विसेज यहाँ पे इस पीपीटी फॉर्मेट में ली है। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, नॉन पेमेंट और इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट। तो अगर पेमेंट में डिले है या नॉन पेमेंट जैसा कुछ है, और कलेक्शन ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल से इस तरह का कुछ है प्रॉब्लम, तो भी आप किससे डील कर सकते हैं? बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से डील कर सकते हैं। उसके बाद रिफ्यूज़ल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट, कोई भी विदाउट एनी वैलिड रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल। बैंक में आप ओपन करने जाते हैं अपना डिपॉजिट अकाउंट, लेकिन कोई वैलिड रीज़न के बिना ही अगर बैंक आपका अकाउंट ओपनिंग के लिए मना कर देता है तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद आपको बिना नोटिस दिए आप पे बैंक कोई चार्जेस लगाता है तो भी आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन से डील कर सकते हैं। मीन्स लेवाइंग ऑफ चार्जेस विदाउट एडुकेट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर। उसके बाद
अगर आप अपना अकाउंट ओपनिंग के आपने अप्लाई किया है लेकिन बैंक उसे मना कर रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन से डील कर सकते हैं। द रिफ्यूजल टू क्लोज और डिले इन क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो बैंक प्रोवाइड करता है। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन से डील कर सकते हैं। तो अब प्रोसीजर क्या है कि हम लोग कैसे अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट बिफोर द बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या है। आप सिंपल एक जो पेपर है उस पर लिख कर भी अपना जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या बैंकिंग ऑम्बड्समैन जो ईमेल है उसके थ्रू आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन को ईमेल करके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो आरबीआई की साइट पे जाएंगे, अगर आप वहाँ पे बैंकिंग ऑम्बड्समैन देखेंगे तो एक लिंक भी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप वहाँ पे भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन से रिलेटेड। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार कंप्लेंट तो करनी है लेकिन चार्जेस कितने लगेंगे, तो क्या कोई कॉस्ट इन्वॉल्व है अगर आपको कंप्लेंट करनी है बैंकिंग ऑम्बड्समैन से। तो बिल्कुल कोई भी चार्ज आपसे बैंकिंग ऑम्बड्समैन नहीं लेता है। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन डजंट चार्ज एनी फी फॉर फाइलिंग और रिजॉल्विंग कस्टमर्स कंप्लेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत। मतलब अगर मुझे बैंक से प्रॉब्लम है, मैंने बैंक में अपना जो पहले बैंक को अपनी प्रॉब्लम बताया है कि तो और उसके आप बैंक ने आपको रिप्लाई किया या रिप्लाई नहीं किया है तो उसके कितने दिन बाद, कितने टाइम ड्यूरेशन तक आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, मतलब आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला पॉइंट क्या कहता है, वन हैज़ टू मेक द कंप्लेंट विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई ऑफ द बैंक और इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। क्या कहता है, वन हैज़ टू मेक द कंप्लेंट, एक बंदे को कंप्लेंट करनी पड़ेगी जो भी उसका प्रॉब्लम है, विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई जो बैंक से आया है उसके 1 साल के अंदर ही, इस पीरियड में ही आपको अपनी जो कंप्लेंट है बैंकिंग ऑम्बड्समैन में दर्ज करानी होगी। या फिर आपको बैंक से रिप्लाई नहीं मिलता है तो भी आपको बैंकिंग ऑम्बड्समैन इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया जाता है, उसके बाद आपको कंपनसेशन दिया जा सकता है, डिपेंड कि वो आपका जो प्रॉब्लम है वो किस तरह का है और क्या उसमें डिसीजन बैंकिंग ऑम्बड्समैन के थ्रू लिया जाता है। तो अमाउंट भी दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है और जिसको हम लोग अवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस किस तरीके से बैंकिंग ऑम्बड्समैन आपकी हेल्प करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बैंकिंग ऑम्बड्समैन से रिलेटेड तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना जो क्वेरी है, वो डाउट है, वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन के बारे में हमने बात की कि किस तरह का एक फॉरम है, किस तरह का प्लेटफॉर्म है, कौन लोग बैंकिंग ऑम्बड्समैन, आरबीआई के लोग, किन लोगों को मतलब बैंकिंग ऑम्बड्समैन अपॉइंट करती है, कितने बैंकिंग ऑम्बड्समैन अभी काम कर रहे हैं इंडिया में, क्या कोई चार्जेस इसमें रहते हैं और किस तरह का ये पूरा प्लेटफॉर्म काम करता है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम प्रेप अड्डा। थैंक यू।